Specification of a specific software product, program, or set of applications that perform particular function in a specific environment. I mean to say that the SRS जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और सेट ऑफ एप्लीकेशंस को बनाने के लिए जो पूरा इन्वायरमेंट है, तो फिर उसमें हमें कैसे क्या क्या प्रोसेस करने हैं, क्या क्या चीज़ की नीड है, हर एक एक चीज़ स्पेसिफिकली लिखी हुई मिलनी चाहिए। मतलब उन सब का डॉक्यूमेंटेशन एसआरएस कहा जाता है। ठीक है, एक एसआरएस या तो हमारा क्या कहते हैं, क्लाइंट करके देता है सबसे पहले, फिर सेकंड वाला डेवलपर करते हैं कि उनकी पूरी टीम को पता रहे कि उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, शुरू कहाँ से करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। एसआरएस का एक यूज़ इसलिए होता है कि कभी ऐसा ना हो, अगर हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज़ में है और बीच में कोई एक पर्टिकुलर जैसे टीम है तो उसमें लोगों को बांट दिया जाता है काम, तो जब एक आदमी डिज़ाइन पे काम कर रहा हो तो दूसरा बंदा टेस्टिंग फेज पे पहुंच गया। वैसे ऐसा होता नहीं है, तो इसीलिए एसआरएस यूज़ किया जाता है कि लोगों को पता रहे कि हर एक काम कहाँ तक पहुंचा है, उसके बाद कौन सी चीज़ कैसे करनी है, उसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह सब कैसे कैसे काम करना है, सब पता रहे। Here is our characteristics of a good SRS. Means we can create SRS but we cannot say our SRS is good. और हमने ही एकदम परफेक्ट एसआरएस बनाया है, मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वाला जो डॉक्यूमेंट है हमारा ही सबसे परफेक्ट है, हमने सारे उसके टिक मार्क्स फिल कर दिए हैं, हम सब एकदम परफेक्ट किया है। ऐसा नहीं होता है, इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा वाला परफेक्ट है। मतलब कि एसआरएस एज ए कॉमन लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि एसआरएस हमारा लड़का है, और हमारा लड़का ही सबसे गुणी तभी है जब उसके अंदर 36 के 36 गुण हों, और वो 36 गुण हमारे बड़े बुजुर्ग बता के गए हैं। तो वैसे ही एसआरएस के 36 गुण पहले से डेवलपर्स ने बताए हुए हैं, तो हम लोग उसी को देखते हैं। तो पहले है हम लोग का करेक्टनेस, उसके बाद कंप्लीटनेस। हाँ, तो करेक्टनेस का सिंपल सा मीनिंग ये हो सकता है कि आपका जो एसआरएस डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, मतलब कि जो सारे आपने रूल्स लिखे हैं, रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, उसके बेसिस पे वो सबके सब नीड्स जो आपके सॉफ्टवेयर को बनाने के टाइम पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उसकी डेवलपमेंट की, वो सारी फिल हैं एकदम करेक्टली, एक्यूरेसी मैक्सिमम। तो आपका एसआरएस करेक्टनेस वाले बॉक्स को टिक करता है। अगला आता है आपका कंप्लीटनेस। तो एसआरएस कंप्लीट तभी और केवल तभी कहा जाएगा जब आपका वो वही सेम करेक्टनेस वाला कि सारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फिल होने चाहिए, सारी फंक्शनैलिटीज़ डिफाइन होनी चाहिए, उसमें उसका परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए मिनिमम, वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब आप टेस्टिंग के फेज़ में जाएंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले परफॉर्मेंस ही, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो उस वक्त आपके पास अगर एसआरएस में प्री डिफाइंड होगा तो सारे जो जहाँ से कोडिंग से होता आ रहा है तो उनको पता है उनको कैसा रखना है कि परफॉर्मेंस इस क्राइटेरिया को फिल करे। फिर टेस्टिंग को पता है कि उन्होंने किसे देखकर कितना बनाया है कि वो मीट कर रहा है कि नहीं, उन्हें चेक करना है। तो इसके बेसिस पे वैसे ही और बाकी डिज़ाइन कंस्ट्रेंट एट्रीब्यूट ये सब पता होना चाहिए। तो मतलब जब सारे चीज़ डिफाइन होंगे तब आपका एसआरएस कंप्लीट है। तो कंप्लीटनेस वाले बॉक्स को टिक कर देंगे। और हाँ, जो रियलाइजेबल क्लासेस होती हैं, इनपुट डेटा ऑफ ऑल अवेलेबल कैटेगरीज ऑफ सिचुएशंस, मतलब कि जितनी भी पॉसिबल केसेस आएंगे उन सबको डिफाइन किया होना चाहिए, तब आपका एसआरएस कंप्लीट माना जाएगा। अगर आपने जैसे आपका आता है एक वो क्या कहते हैं, मान लो स्कूल वाला आपने बनाया है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, एसएमएस बनाया है आप लोगों ने, उसके बाद उसमें आप लोग ये केस डिफाइन करना भूल गए थे एसआरएस में कि वो नहीं है, अगर स्टूडेंट या फिर टीचर अपना लॉगिन भूल गया, पासवर्ड भूल गया, तो फिर क्या करोगे। वैसे तो हम लोग के साथ आम जिंदगी में ये काम होता ही रहता है, पासवर्ड भूल ही जाते हैं हम लोग, लिख के रखते हैं। वैसे वो बहुत गलत काम होता है, आईएसआईटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पासवर्ड भूल जाना बहुत गलत चीज़ है। भूल जाना तो आप रिट्रीव कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं लिख के रखते हो और अगर वो कहीं मिसयूज़ हो जाता है तो आप ही का लॉस है, तो इसलिए लिखना तो नहीं चाहिए। लेकिन वही, तो अगर आप ये भूल गए कि फॉरगेट पासवर्ड का आपने कॉलम नहीं बनाया है आपके अपने एसएमएस में, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो फिर ये आपका कंप्लीटनेस एसआरएस के फेज से ही पूरा का पूरा आपका
जो मॉडल है सॉफ्टवेयर का, उसी में पूरी दिक्कत चली जा रही है। जब आपने बनाया नहीं तो आगे के डेवलपर्स को पता ही नहीं है कि उन्हें वो ब्लॉक डालना है या नहीं डालना है, या फिर बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया और वैसे ही बन के आपका फाइनल प्रोडक्ट आ गया, तो फिर वो आपके उसका सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा। तो इसीलिए एसआरएस के टाइम पे आपको सारे के सारे जितने भी केसेस हो सकते हैं, पॉसिबल केसेस, यूज़र के द्वारा और क्लाइंट के द्वारा और बैकएंड में जितने भी केसेस हो सकते हैं, सब आपको मेंशन करने होते हैं और सबका मतलब कि एक डेफिनेशन टाइप में, सॉल्यूशन टाइप में देना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या होती है? आप लोग कंसिस्टेंसी से मतलब ये समझ सकते हो जैसे कि लगातार होना चाहिए आपका काम। जैसे एक टीम है, मान लीजिए जस्ट एक फुटबॉल टीम है और वो कांस्टेंट जीते जा रही है, जीते जा रही है, 3 साल जीती। जैसे अपना क्रिकेट टीम ले लें इंडिया की, बोलना तो नहीं चाहिए, दुख होता है, लेकिन याद नहीं है उनको, हम क्रिकेट देखते नहीं है, 7 8 9 साल लगातार से T20 वर्ल्ड कप हारे जा रही है, तो बुरा लगेगा, लेकिन इंडिया ने अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है हारने में। अब हेड दे के मत जाइएगा आप लोग। तो वैसे ही अगर हम अपने सॉफ्टवेयर में आते हैं, टॉपिक से ना भटके, तो एसआरएस इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ नो सबसेट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब्ड इन इट्स कॉन्फ्लिक्ट। मीन्स एसआरएस आपका तभी कंसिस्टेंट है जब आपका मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट को बताते हुए भटके ना। मतलब जैसे आप अपने एक डॉक्यूमेंट का बखान कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, you specifying your any topic of defining any topic in the SRS one, and then you forget that point and going towards another point। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हमने इसीलिए वो एग्जांपल दिया कि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, फिर हम पहले आईएसआईटी में चले गए थे, अब हम क्रिकेट साइड चले गए, दुख बयान करने लगे अपना, तो वो नहीं करना चाहिए हमारे एसआरएस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि जब डेवलपर पढ़ेगा उसे, वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब वो पहुंचा आपका, लेट से हम अपना एसएमएस वाला ही ले लें एग्जांपल, तो वो उसमें पहुंचा आपका डॉक्यूमेंट मतलब फर्स्ट फेज पे, डिज़ाइनिंग फेज पे। और डिज़ाइनिंग में आपने बोला है कि उसका जो यूआई है, फ्रंट पेज है, फर्स्ट वाला लैंडिंग पेज है, उसका जो उसको मार्जिन जो है साइड से लेफ्ट राइट 2 पिक्सल रखें और वो पूरा फेड आउट हो। तो उस टाइम पे आपने वो तो बोला, उसके बाद आप सीधे चले गए बीच में उसको एक्सप्लेन करने कि यूज़र ने क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं रखेंगे तो यूज़र को ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, हम अपना डिज़ाइन अगर बीच में रखेंगे तो हमारा कॉमन हो जाएगा, सबसे कुछ यूनिक नहीं होगा। ये सब अगर आप ज़्यादा अपनी गुड़ागड़िक लगाने लगे अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट में, तो वो गलत होता है। क्योंकि उस टाइम पे डेवलपमेंट में वो टाइम टेकिंग होगा, सबसे पहला मेन फॉल्ट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होगा। उसके बाद अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट में एक लाइन में रहते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी आपकी, तो डेट मैटर्स। तो एक ये भी बॉक्स हो गया। अभी तक हमने 3 बॉक्स देखे। पहला आपका था करेक्टनेस, है ना, हाँ करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी हो गया, एक और क्या था हम तो भूल गए, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी। अब हम चलते हैं अपने 4th ब्लॉक पे। अनएम्बिगियस, अनएम्बिगियसनेस। ये क्या होता है? मतलब कि हमारे एसआरएस में जो चौथा टिक मार्क होना चाहिए वो अनएम्बिगियसनेस होना चाहिए। एम्बिगियसनेस मतलब कि कॉमन 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 कॉमन, मतलब जैसे कि एक ही क्लास में आप जैसे पढ़ते हैं, तो उसमें सारे के सारे अगर वेब के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो सब में वेब डेवलपमेंट के लिए जो ललत है, मतलब कि जो जैसे ललत है, और जो अनएम्बिगियसनेस, एम्बिगियसनेस वही कॉमन चीज़ सब में, और अनएम्बिगियस मतलब वैसे ही उल्टा कि अनकॉमन होना चाहिए, सब कुछ यूनिक होना चाहिए। तो एसआरएस में हम यही कहते हैं कि जो भी एक रिक्वायरमेंट है आपकी, तो उस रिक्वायरमेंट का मतलब यूनिक होना चाहिए, हर एक रिक्वायरमेंट यूनिक होनी चाहिए दूसरे से। तो एक रिक्वायरमेंट की हम मानते हैं कई सारी डेफिनेशन हो सकती हैं, तो होती हैं, तो उसमें सबसे एक ऐसी वो डेफिनेशन उठानी चाहिए जो यूनिक हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो सबसे, तो वो आपका एसआरएस को गुड बनाती है और अनएम्बिगियसनेस बनाती है, मतलब कि किसी और चीज़ से वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा खुद को।
कोई और चीज़ उसमें कॉमन नहीं निकलेगा वो किसी चीज़ में। जैसे कि आपका डिज़ाइन में हुआ, हम ले लेते हैं, हम अपने उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं एसएमएस वाले को। तो अगर हम उसमें अपना लैंडिंग पेज है, तो उसमें हम अपने लैंडिंग पेज का जो डिज़ाइन है उसको यूनिक रखना पड़ेगा हमारे सेकंड पेज से। मतलब जो सेकंड पेज हमारा आएगा, मान लीजिए स्टूडेंट लॉगिन और टीचर लॉगिन ही ले लेते हैं, ये दोनों है तो कॉमन, लेकिन इनके डिज़ाइन को शुड बी यूनिक। रिक्वायरमेंट इनके लिए जो होगी वो भी यूनिक होनी चाहिए। मतलब कि इनके बैकएंड में जो भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी वो टीचर स्टूडेंट और टीचर वाले में अलग होनी चाहिए। स्टूडेंट वाले में वैसे भी यूनिक आएगी, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का लॉगिन पासवर्ड, और टीचर का रोल नंबर, टीचर का लॉगिन पासवर्ड। हम मतलब ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं, मेन चीज़ यही नहीं होता है। जो अनएम्बिगसनेस में आएगा तो वो जो हमारा टीचर स्टूडेंट का लॉगिन पासवर्ड है उसका जो सेकंड फेज आएगा उसके बाद आएगा उसका वो, मतलब लेट्स से मार्कशीट, अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकता है, अपना क्या कहेंगे अटेंडेंस सीट देख सकता है। जैसे अटेंडेंस बहुत सताती है लोगों को, अटेंडेंस सीट देख सकता है। अगला अपना वो देख सकता है लेट्स से सिलेबस, और टीचर ने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं। अब देखिए ये जो नोट्स वाला सेक्शन आता है वो इसमें भी कॉमन आएगा, टीचर में भी। लेकिन यही एक हम अपने एसआरएस में देख सकते हैं कि जब हम इस कॉलम की बात कर रहे होंगे तो दोनों में अलग टाइप से उसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब डेवलपर हो तो वो कंफ्यूज ना हो कि कौन सा किस साइड का फेज़ है, स्टूडेंट का फेज़ है या फिर टीचर का फेज़ है। ठीक है, समझ गए। अगला चलते हैं, रैंकिंग। सबसे कॉमन चीज़, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए क्योंकि सभी को ऊपर आना है। तो आपका जो एसआरएस है उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसे टॉप पे रखना पड़ेगा, और वही जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी रैंकिंग शुड बी प्रॉपर एंड इफेक्टिवली टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर प्रोग्राम। मतलब कि वो जो आपका रिक्वायरमेंट है उसका इम्पॉर्टेंट कितना है प्रोग्राम में, उसको देखते हुए उसकी रैंकिंग करनी चाहिए। अब जैसे ले लेते हैं हम अपना एसएमएस वाला ही, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे रैंकिंग के मामले में अगर हमें डिफाइन करना रहेगा तो हम फर्स्टली करेंगे, जैसे हम 4 ले लेते हैं अपना रैंकिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स। पहला होता है क्या कह रहे, चलते हैं हम अपने मॉडिफिएबिलिटी पे। मॉडिफिएबिलिटी एज द वर्ड सजेस्ट, मॉडिफाई मतलब कि आपका जो बना बनाया चीज़ है आपके पास उसको आप चेंज करें। मतलब एक एसआरएस में ये चीज़ आपको एक स्पेशल स्पेस देनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए अपने डॉक्यूमेंट में। जब आप बना रहे होंगे एसआरएस तो ये बताना पड़ेगा कि मॉडिफाई करना होगा तो कौन सा पार्ट कितना कैपेबल है, तो क्विकली ऑब्टेन चेंजिंग सिस्टम, या फिर कहाँ से, मतलब आपको कोई एक पार्ट पे दिक्कत आई है तो उसके लिए आप कहाँ से मॉडिफाई करेंगे तो सबसे क्विकेस्ट शॉर्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। हमें सबसे ज़्यादा मैटर तो हमारे हर एक सॉफ्टवेयर में बिगो ही करता है, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों होनी चाहिए। आपका सबसे बेस्ट केस उठाना चाहिए आपको। तो आप बस जैसे ही हमने कहा था पहले में, सारे केस लिखने चाहिए हमको, तो तभी हमारा करेक्टनेस होगा। तो उसीलिए तो मॉडिफेबिलिटी में आपको सारा देखना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा मॉडिफाई करेंगे अगर बिगड़ गया, कुछ चेंज करना है। क्योंकि आपका एक बार आपने सिस्टम बना लिया इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप सिस्टम को वैसे ही छोड़ दोगे। हमेशा मॉडिफाई करना, अप टू डेट करना। जैसे हमारा अभी ट्विटर चल रहा है तो अप टू डेट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, तो अगर उसको वैसे ही छोड़ दिया रहता, कोई फेज़ नहीं बताया गया रहेगा कि मॉडिफाई में आ सकता है आपका, तो फिर कोई वो क्या ओपन एंड नहीं छोड़ेगा ना डेवलपर कि मॉडिफाई यहाँ से कर सकें आप। तो ऐसे ओपन एंड के लिए बताना पड़ता है आपको कि मॉडिफाई ऐसे आप कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि वो एसआरएस डॉक्यूमेंट आपकी पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की और सॉफ्टवेयर की ज़िंदगी की पूरी जन्म कुंडली टाइप होती है। तो वैसे, और वेरीफाइबिलिटी मतलब सबसे मैटर करता है इसमें आपका स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट का जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके बजट के हिसाब से मैनेज होनी चाहिए। तो वो वेरीफाई करनी चाहिए आपके बजट को। अगर आपका बजट और वो जो रिक्वायरमेंट है वो चेकड होना चाहिए इस अकॉर्डिंग पे भी कि क्या कहते हैं उसको, लेट्स से आपके बजट के अकॉर्डिंग और बेस्ट वर्किंग टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब कि कम से कम टाइम लगे। और आपका सबसे मेन आएगा वेरीफाइबिलिटी में, आप कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम रख सकते हैं। ठीक है,
अगला चलते हैं हम ट्रेसेबिलिटी पे। ये हमारा लास्ट ईयर। तो द SRS इज ट्रेसेबल इफ द ओरिजिन ऑफ ईच रिक्वायरमेंट इज क्लियर। जैसे हम कह सकते हैं आप SRS बनाए, ठीक है, हाँ, तो आपने एक आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पे आपने SRS बनाया, ठीक है, और आप अगली बार जब उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, आपके पास पिछला वाला तो SRS रहेगा, लेकिन आप हर एक जब भी आप मॉडिफाई करेंगे उस टाइम पे आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आप उसके लिए भी एक SRS बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपका ये वाला SRS इतना इफेक्टिव है कि हर एक जो रिक्वायरमेंट्स है वो किस चीज़ के लिए कहाँ से ली गई है, अगर आप ये बता सकते हैं, वो ट्रेसेबल है उस रिक्वायरमेंट का ओरिजिन, लिखने के लिए आप ऐसे ये कह सकते हैं कि दी SRS इज ट्रेसेबल इफ द ओरिजिन ऑफ ईच रिक्वायरमेंट इज क्लियर इन योर SRS document, then you can say your SRS is check the box of traceability and if it's facilitate the referencing of each condition। अगर वो आपका सारी कंडीशन को मानता है तो फिर फ्यूचर डेवलपमेंट में आप का जो डॉक्यूमेंटेशन आप लास्ट में मतलब हम करते हैं जब हमारा सॉफ्टवेयर पूरा बिल्ड हो जाता है, जैसे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का जो हमको आइडियली मिलता है और जो पूरी वर्किंग है उसका डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है ना, हम जाके एक्सेस कर सकते हैं, तो वो एट लास्ट हम हर एक सॉफ्टवेयर का बनाते हैं जो भी हम बनाएं। अब अगर उसे हम पब्लिक रिलीज़ नहीं करते हैं तो वो हमारे इन ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ की जाती है फॉर दी क्या कहते हैं मतलब डेवलपमेंट पर्पस अदर टाइम। तो SRS भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं और हमारी जो अलग से डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं उसे इन्हेंस करने में हम अपना SRS यूज़ कर सकते हैं जब हम अपने सारे 8 टिक मार्क्स को यूज़ किए हों। ऐसे डी टिक मार्क्स आर, पहला करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, अनएम्बिगियसनेस प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, अनएम्बिगियसनेस, फिर रैंकिंग आ गया आपका, मॉडिफाइबिलिटी आ गया आपका, उसके बाद आपका आ गया लेट्स से वेरीफाइबिलिटी, ट्रेसिबिलिटी, मतलब आपने करेक्ट कर लिया, कंसिस्टेंट हो गया आपका, कंसिस्टेंट से पहले आपका करेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया, यूनिक हो गया, मतलब अनएम्बिगियसनेस हो गया, तो उसमें कोई क्या कहते हैं कॉपी नहीं है वो, मतलब कोई एक दो चीज़ मिल नहीं रही है, कॉमन नहीं है कोई, तो अनएम्बिगियसनेस हो गया। फिर उसके बाद आपका आ गया रैंकिंग, अनएम्बिगियस, यूनिक के बाद आपने रैंक के हिसाब से लगाया कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडिफाइबिलिटी आ गया, मॉडिफाई करने वाला केस डिफाइन करना ज़रूरी है क्योंकि आगे फ्यूचर में आप वो यूज़ कर सकें। उसके बाद आपका वेरीफाई कॉस्ट के हिसाब से करना आ गया। फिर ट्रेसिबिलिटी कि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें कौन सा रिक्वायरमेंट किस चीज़ के लिए आपने लिया है, वो सब अगर आप डिफाइन करते हैं तो आपका SRS इज़ गुड। यू कैन नॉट से इट्स बेस्ट, क्योंकि कोई ना कोई, वी आर ह्यूमंस, तो कोई ना कोई एक ऐसा केस छूट ही जाएगा जो फिर बेस्ट केस हो लेकिन वो आपसे मिस हो गया, तो उस केस में SRS आपका, बाकी सब अगर आप ये टिक मार्क्स नहीं देखेंगे तो उस टाइम पे वो नहीं होगा, तो वो आपका SRS किसी काम का नहीं है ज़्यादा, अगर आपके कई सारे गुड केसेस मतलब बेस्ट केसेस आपने छोड़ दिए हैं, मतलब ऐसे लेट्स से हम कह सकते हैं हमने वही अपना SMS बनाया तो उसमें हमने कई सारे कह लिए, कोई एक लॉजिक है जिससे हम अपने जो स्टूडेंट का अटेंडेंस है जब टीचर लगाता है तभी स्टूडेंट्स में अपडेट हो जाए, वो लॉजिक लगाने की जगह हमने लगाया है कि जब टीचर लगाता है वो पहले सर्वर पे जाए, उसके बाद सर्वर से स्टूडेंट्स पे आए, तो वो वर्स्ट केस हो गया। और हमारा सबसे बेस्ट केस था कि टीचर इधर टिक कर रहा है, इधर यूज़र के पास टिक हो जाए, तो वो मैटर्स ऐसे। अगर आपको समझ आया हो, थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं बोलेंगे, जाइए आप।